बायोलॉजी पंजाब मास्टर कैडर में आपका स्वागत है। आज इस चैनल पे हमने सबसे पहले करना है टॉपिक जो है हमारा चैप्टर है वो सर्कुलेशन है, क्लास 11th का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमने पॉइंट्स करने हैं। जैसे सबसे पहले हम ब्लड की कॉम्पोजिशन स्टडी करेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होती है, कॉम्पोजिशन क्या है लिम्फ की, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट क्या होती है, ईसीजी क्या होती है, डबल सर्कुलेशन एंड डिसऑर्डर्स के रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और अगर जो भी आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, एमसीक्यूज़ की भी ज़रूरत है, मैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ जाके उसको देख लेना। ठीक है, उसको ज्वाइन करना, आपको सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी सजेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, तो आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहले बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं एंड सर्कुलेशन। देखो ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी और ट्रूमैन बुक को मिला के बनाए हैं। ठीक है, खुद बनाए हैं। और आप इसके साथ ना एक काम ज़रूर करना, बीएससी की भी बुक रख लो ताकि आपके साथ साथ बीएससी भी हो जाए। क्योंकि किसी के मन में ये डाउट होता है कि मैम कौन सी बुक यूज़ करें। ठीक है, देखो बुक्स चाहे जो भी यूज़ करो, आपको टॉपिक का पूरा टॉपिक आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेन तो एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, वहाँ पे थोड़ी ना अपनी थ्योरी लिख के आनी है। तो मुद्दा तो बस यही है, चाहे आप कोई भी बुक उठा लो, सभी बुक में एक जैसा ही लिखा होता है। बट द पॉइंट इज़, मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है एमसीक्यू की। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस पहले कवर करो। ठीक है, एक चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर लो, जहाँ से मिलता है वहाँ से पढ़ लो और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, एमसीक्यू एक चैप्टर, देखो आपके पास बहुत टाइम है, ये नहीं कह सकते कि कल को ही आ गई। ठीक है, कुछ नहीं पता कताली का हट के बाद कब आएगी। ठीक है, न्यू वैकेंसीज़ कब आएंगी। ठीक है, तो टाइम बहुत है आपके पास, बट इसको यूटिलाइज़ कर लो। एमसीक्यू साथ साथ करते जाओ, जितना होता है उतना करो। अरे मेहनत करनी है तो पूरी खुल के करो ना। ठीक है, चलो देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में क्या है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन 2 टाइप की होती है। एक होती है इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है विदिन जैसे सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना, तो जो सर्कुलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है तो उसको हम इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन बोल देते हैं। बेसिकली ये क्या है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। पैरामीशियम में हम साइक्लोसिस स्टडी करते थे, है ना, तो वहाँ पे जो सर्कुलेशन होती है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, विद वाटर सर्कुलेशन होती है ना, तो बेसिकली ये होती है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन की बात करें, वो होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, और ये सेल के बाहर होती है, आउटसाइड द सेल। क्लियर है, आगे देखो। फ्लूइड 2 तरह के होते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, हमारा, तो ये एक तो होता है इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। देखो जब हम स्टार्टिंग में पॉरिफेरा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारा एनिमल किंगडम पॉरिफेरा से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे स्पॉन्जेस आते हैं। सबसे पहले तो हम स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसमें वाटर सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना। तो इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन में कौन सा मेन एजेंट है, वाटर। ठीक है, वो वाटर का क्या काम है, सभी सर्कुलेट करना। ठीक है, फूड को सर्कुलेट करना, तो ये क्या है, वाटर। एक होता है इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन, यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात की जाती है। ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू की बात की जाती है, फ्लूइड की बात की जाती है, होमोलिम्फ की बात की जाती है। ठीक है, आगे क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की क्या कौन सी होती है सिस्टम की अपन टाइप स्टडी कराएंगे, दैट इज़ ओपन वेस्कुलर सिस्टम। तो ओपन वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ब्लड वेसल्स में जो होता है और कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गन्स और टिश्यू
आर डिप इन फ्लूइड, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इसको हम ओपन वस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं। क्लोज्ड क्या है, जो इट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखो, जो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये कर लेते हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो जिस सिस्टम में ब्लड वेसल्स में पास आउट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आर्टरीज में, वीन्स में जाता है ब्लड, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये बात है। तो एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू। तो जो एक्सचेंज होती है वो ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू के बीच में होती है, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, जो एक्सचेंज होती है वो ब्लड कैपिलरीज में होती है और टिश्यू, यहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच में होती है। अब देखो, ये बताया गया है कि जैसे ओपन सिस्टम में क्या है, जैसे ये क्या है, स्पेस है जिसको हम साइनसेस बोलते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होती है, वेकेंट स्पेस होती है, उसको हम साइनसेस बोलते हैं। और उस स्पेस में मान लो कोई ऑर्गन क्या है, प्रेजेंट है, मतलब दे डिप इनटू फ्लूइड। यहाँ पे क्या है, पानी जैसा मटेरियल होता है जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो लिम्फ, जैसे यहाँ पे हीमोलिम्फ लिखा हुआ है, तो इस हीमोलिम्फ में क्या होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज के बीच में, ठीक है। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में होता है। तो इसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट डे को क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जैसे कि ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, लिम्फ होता है और हार्ट होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है। जैसे आज के जो पॉइंट है, आज का पॉइंट है ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है उसमें 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहे आप PSC की बुक उठाओ, चाहे आप NCERT बुक उठा लो, तो सभी बुक्स में ये पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, लिक्विड, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो जब जो भी गैसेस आती है वो गैसेस पूरी बॉडी में क्या होती है, मतलब जैसे गैसेस होती हैं CO2 और ऑक्सीजन की एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ब्लड के थ्रू ही होती हैं। तो पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड है ना, तो वहाँ पे क्या है, एक पार्ट से दूसरा पार्ट कनेक्ट हो गया ना, तो ऑर्गन्स भी तो कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और दूसरा ये ओपेक होता है और स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है, और इसका pH जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है 7.4। और दूसरा स्टडी ऑफ जो ब्लड है उसको हम हेमाटोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट आ जाता है ब्लड। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में 2 कंटेंट होते हैं, जैसे एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा कितने % होता है, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और एलिमेंट की क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं कार्पसल्स, जो हम स्टडी करते हैं, RBCs, रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल। जब हम जब पर्सन कोई भी बीमार हो जाता है तो उसका हम टेस्ट करवाते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट में क्या देखा जाता है, ब्लड टेस्ट में RBCs कितने हैं, उसका नंबर कितना है, WBCs का कितना नंबर है, तो कार्पसल्स देखते हैं ना, तो वो कार्पसल्स आते हैं, उसको कार्पसल्स बोलते हैं। तो इसकी परसेंटेज कितनी है, 45%, क्लियर है। तो आगे देखो क्या है, आर्टरीज होती हैं, ठीक है। आर्टरीज हमें पता है रेड कलर की होती हैं, और रेड कलर के लिए क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू ही तो जाता है। और आगे वीन्स, जो हम अपनी देखो, अगर आप हाथ को देखोगे, ठीक है,
हाथ को सीधा कर लो और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो जो ऊपर ऊपर आ रही हैं वो वेन्स है, वो कौन से कलर की नज़र आ रही है आपको? ब्लू कलर की। तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? विजिबल होता है। और दूसरी बात ये है कि जो आर्टरीज होती हैं वो डीपली एम्बेडेड होती हैं, ठीक है, वो डीपली एम्बेडेड होती हैं। देन नेक्स्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है? देखो 90% ऑफ वाटर, प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? वाटर होता है। 1% इनऑर्गेनिक आयन पाए जाते हैं। 70 to 8% क्या होती है? प्रोटीन। 1 to 2% क्या होती है? फूड। वेस्ट मटेरियल यूरिया। वेस्ट मटेरियल क्या है हमारी बॉडी में? यूरिया, ठीक है। और लैक्टिक एसिड होता है जो कि एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। ये तो क्लियर है ना। कोलेस्ट्रॉल होता है, अल्कलाइन होते हैं। तो ये क्या है? ये प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा की एक एक लाइन, जो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं उसको एनसीईआरटी में भी देख लो, एज इट इज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। और दूसरा, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरा देखो, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम, पोटाशियम, ठीक है। तो इस तरह डिजोल्व्ड गैस प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब CO2 एंड O2 ऑक्सीजन। वेस्ट मटेरियल होता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन, ठीक है। तो ये होता है। अगर यूरिक एसिड की मात्रा, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम यूरीनिया बोल देते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। प्रोटीन्स क्या होती हैं? देखो, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन बोल देते हैं ना। तो क्या कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सीरम एल्बुमिन, ठीक है। सीरम एल्बुमिन क्या काम होता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, बॉडी की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, उस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। होल्डिंग वाटर इन ब्लड एंड देखो, होल्डिंग वाटर इन ब्लड एंड डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन कॉज वाटर आउट एंड अकोमुलेट इनसाइड द टिश्यू। अगर क्या हो जाए, इस एल्बुमिन का ये क्या है? वर्क है बेटे, वर्क है। तो सीरम एल्बुमिन होता है। प्रोटीन्स मतलब प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। उस एल्बुमिन को हम सीरम एल्बुमिन बोल देते हैं, जिसका काम ऑस्मो रेगुलेशन करना है, और दूसरा जिसका काम ब्लड में वाटर को होल्ड करके रखना है, ठीक है। और अगर एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होता है कि जो वाटर होता है वो टिश्यू के अंदर स्टोर अकोमुलेट होना शुरू कर देता है, जिसको हम ऑडिमा बोल देते हैं। मतलब जो बॉडी है ना वो फूलने लग जाती है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट आगे कौन सी प्रोटीन है? सीरम ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोल देते हैं, ठीक है। और कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है? IgA, ठीक है। 5 होती है, देखो, गेम ऐसे याद करते हैं। एक तो गेम होती है और एक D ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होती है। ये एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे जब हम हेल्थ डिजीज़ वाला चैप्टर स्टडी करेंगे तब। तो ये है, तो जैसे ये इम्यूनोग्लोबुलिन है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है? वो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ है। देन क्लॉटिंग फैक्टर कौन से? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसमें प्रेजेंट होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से फैक्टर हैं? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, इसको तो देख लो। देन एंटीकोगुलेंट भी प्रेजेंट होते हैं। हमारा ब्लड सूखता क्यों नहीं है? हमारा ब्लड हमारी बॉडी में सूख क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहाँ पे एंटीकोगुलेंट एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी एंटीकोगुलेंट एजेंट है? हेपरिन्स, ठीक है। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉट व्हेन ब्लड सर्कुलेट इन बॉडी व्हेन वेसल्स इज रप्चर्ड। जब भी वेसल हमारी बॉडी के अंदर रप्चर होती है, मतलब अगर टूट जाए, तो इट्स प्रोसेस डीएक्टिवेट इन फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है। तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर वेसल्स ही टूट गई तो ब्लड ने तो जमना ही है ना।
अगर बॉडी में वेसल्स टूट गई तो ब्लड को क्लॉट तो ऑब्वियसली होना पड़ेगा। तब क्लॉटिंग के लिए ये जो इसका जो मतलब फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे ये लाइन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखो, इट हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। तो प्लाज्मा जो है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मदद करता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग होमोथेरेपी, जो हीमोथेरेपी मतलब ब्लड की जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फूड मटेरियल कौन कौन से प्रेजेंट है, देखो ग्लूकोज हम तो खाते ही हैं। फूड जब हम खाते हैं तो उस फूड का क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है। अमाइनो एसिड बनते हैं, फैटी एसिड बनती हैं, मोनोग्लिसराइड्स बनती हैं, ग्लिसरॉल बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, किस में होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। आगे देखो, तो जो ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, जब फास्टिंग है, देखो फास्टिंग नॉट ईटन, जब फास्टिंग होती है मतलब जब हमने कुछ नहीं खाया होता तो नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा प्लाज्मा के अंदर मतलब ब्लड के अंदर कितनी होनी चाहिए, 80 to 100 mg होनी चाहिए, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड शुगर देखो, अगर इफ़ एक्सीड, अगर 180 mg से ब्लड शुगर मतलब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोल देते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा। क्लियर है, तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो फॉल, अगर ग्लूकोज शुगर लेवल कम हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोल देते हैं, ठीक है। अब देन नेक्स्ट देखो, कौन कौन से हार्मोन्स भी, देखो प्लाज्मा है तो उसमें हार्मोन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो एंडोक्राइन हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा के अंदर। विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो ये बात है। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज फ्रॉम द, देखो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीवर से सिंथेसाइज होता है, ये तो क्लियर है। इट सिक्रीट इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर उसकी सिक्रीशन होती है। बनता कोलेस्ट्रॉल बनता लीवर से है, सिक्रीट मतलब जो सिक्रीशन है बाहर किस में आता है, ब्लड के अंदर आता है, बट जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक है। पूरी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब लिक्विड देखो, विटामिन डी की सिंथेसिस भी मतलब प्लाज्मा में होती है, और स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड द स्ट्रेंथ इन, अच्छा सॉरी ये लिखा हुआ है जो प्लाज्मा इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मतलब जो ब्लड प्लाज्मा होती है, जैसे सेल है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उस मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ वॉल सॉल्ट की सिंथेसिस भी प्लाज्मा के अंदर होती है, ठीक है। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए, 50 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात है। आगे ये इतनी बात की क्या है, प्लाज्मा की। अब हमने बात करनी है ब्लड के बारे में। देखो ब्लड क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले हमने स्टडी करना है आरबीसीज की, ठीक है। तो आरबीसीज को हम रेड ब्लड का असल बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। शेप डिफरेंट वर्टिब्रेट्स होते हैं और एक इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। उसमें जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। मैमल्स जो होते हैं, मैमल जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसमें इन्यूक्लिएटेड मतलब इन्यूक्लियोइड होती है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। हमारे अंदर जो मेच्योर आरबीसीज है वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आरबीसीज एट यंग हैव न्यूक्लियर, जब यंग होते हैं मतलब जब आरबीसीज बनते हैं तब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है, ऑरिजिनली भी होते हैं, बट जैसे जैसे मेच्योर होता है आरबीसी तो ये नहीं होते। तो इसलिए मैमल्स के अंदर न्यूक्लियोइड मतलब कौन सा होता है, ई न्यूक्लियोइड होता है। कैमल जो होता है उसमें कुछ एक्सेप्शंस ये हैं, जो कैमल्स है, इलामस है, मतलब जो है ये कैमल वगैरह की जो है वहाँ पे न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, ठीक है।
लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज 120 डेज़ का होता है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। और डायमीटर देखो, ये आरबीसीज की स्ट्रक्चर है, इसमें जो डायमीटर है वो 7.8 माइक्रोमीटर है और डिस्क लाइक शेप होती है, बाई कनकेव होती है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। और थिकनेस कितनी होती है, 1 to 2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। तो आगे देखो नंबर की है, मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट है, ज़्यादा न्यूमरस नंबर में ज़्यादा होते हैं, मिलियंस में होते हैं, 4.5 to 5 मिलियन पर mm³, ठीक है। तो मीटर है ये पर mm³, ये मेल्स में होते हैं और यहाँ पे 4.5 की है फीमेल्स में होते हैं। बेसिकली ये मिलियंस में होते हैं पर mm³, ठीक है, आरबीसीज काउंट है। तो ये है आगे, आरबीसीज काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग द रेगुलेशन। अगर ऑब्वियसली अगर हम मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो तब जो हमें ऑक्सीजन की, देखो जब एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन की नीड हमें ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की नीड होगी तो ऑब्वियसली जो हमारा रेड ब्लड कैपेसिल्स हैं वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आरबीसीज की मात्रा की होगी, ज़्यादा ही होगी ना, तो यही बात है। आगे देन नेक्स्ट क्या है, एक होता है एरिथ्रोपायटिन, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। ये है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज कि आरबीसीज कैसे बनते हैं। देखो किडनी से बनते हैं, किडनी से मतलब कुछ हार्मोन होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं रेड बोन मैरो को, ठीक है। जो किडनी है वहाँ से हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं और आरबीसीज की फॉर्मेशन कॉज करते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है, एरिथ्रोपायटिन हार्मोन होता है। कौन सा, एरिथ्रोपायटिन हार्मोन होता है जो किडनी से बनता है, मतलब किडनी से स्टिमुलेट होता है, सॉरी किडनी से निकलता है और रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और वो फर्दर क्या है, आरबीसीज की फॉर्मेशन करती है। क्लियर है। अब देखो एरिथ्रोपोएसिस होता है, एरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है आरबीसीज का बनना, फॉर्मेशन। तो जहाँ पे वर्ड पोएसिस आ जाए ना तो उसका मतलब फॉर्मेशन होना, फॉर्म होना। इंक्रीज़, अगर इंक्रीज़ हो जाए मतलब इंक्रीज़ इन आरबीसीज काउंट, ठीक है, जो अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोल देते हैं। आरबीसीज काउंट डिक्रीज़ हो जाए तो हम उसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोल देते हैं। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। ऑर्गन कौन कौन से हैं, एरिथ्रोपाइटिक ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे आरबीसीज बनते हैं, उन ऑर्गन्स को एरिथ्रोपाइटिक ऑर्गन बोल देते हैं। रेड बोन मैरो आफ्टर बर्थ इन फीटल, जब फीटल स्टेज होती है मतलब जब फिटस बनता है ना, तो जब बेबी बनता है तो तब क्या होता है कि तब रेड बोन मैरो, तो तब क्या होता है, लीवर एक्ट एज अ एरिथ्रोपाइटिक ऑर्गन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। लाइफ स्पैन जो इसका डिस्पोजल कब होता है, देखो हमें पता ही है लाइफ स्पैन के बारे में, आपको पता होगा 120 डेज़ का होता है और आफ्टर 120 डेज़ दे आर फैगोसाइटोज्ड बाय द डब्ल्यूबीसीज। हमें डब्ल्यूबीसीज का भी फंक्शन पता है, डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड कार्पसूल्स बोल देते हैं और ये फैगोसाइटोज्ड होता है, मतलब फैगोसाइटोज्ड मतलब इनगल्फ कर जाना। जैसे हम अमीबा का प्रोसेस स्टडी करते थे ना जब छोटे होते थे, जैसे ऐसे सिडोपोडिया हो गया, यहाँ पे फूड हो गया और अमीबा ने सिडोपोडिया मतलब उसके ऐसे जो इस एक्सटेंशन को हम सिडोपोडिया बोल देते थे, तो ऐसे उसने खा लिया, ऐसे हम स्टडी करते थे ना कुछ, तो वे उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोज्ड बोल देते हैं। मतलब क्या है, वो इनगल्फ कर लेता है जो भी फालतू वेस्ट मैटर प्रेजेंट होता है बॉडी में, तो जो डब्ल्यूबीसीज है वो सफाई का काम करते हैं, ठीक है। तो जब आरबीसीज रह गए बॉडी के अंदर तो डब्ल्यूबीसीज क्या कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो स्प्लीन के अंदर भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ आरबीसीज स्प्लीन के अंदर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बनते भी हैं। वेयर द प्रोडक्शन एंड डिस्टॉर्शन, मतलब अगर जहाँ पे ऑफ आरबीसीज होता है, वेयर वो कौन सी प्लेस है, स्प्लीन है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आरबीसीज बनते भी हैं और टूटते भी हैं, ठीक है। इसको हम ग्रेवॉइड ऑफ ब्लड बैंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक है, पत्नी बैंड है, ठीक है। तो इसको देख लेना प्लीज़, बुक में होगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होती है कि एक्स्ट्रा जो बैंक होगा यहाँ पे,
एक्स्ट्रा जो स्प्लीन, मतलब स्प्लीन में क्या होता है कि या तो आरबीसी स्टोर भी होते हैं और बनते भी हैं और टूटते भी हैं। क्लियर है। अब देखो मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज, जो आरबीसीज की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ना, तो उसको वो एक फ्लेक्सिबल होती है, वो तो क्लियर है। उसको हम डोनामेंस मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डोनामेंस मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो क्लियर है। वहाँ पे आरबीसीज में सिंपल सी पता है हमें क्या हो, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना इसका काम है। और इसके अलावा बिलीरुबिन, येलो पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। बिलीवर्डिन वाइट पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो बिलीवर्डिन है, ठीक है, जो हम ये पढ़ते हैं, मतलब जो वाइल्ड पिगमेंट हम छोटी क्लास में भी 10th में भी स्टडी किया है ना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये तो नाम सुना से है ना। ये जो पिगमेंट है अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो जॉन्डिस को कॉज करती है। ठीक है। वो क्या कॉज करती है? जॉन्डिस को कॉज करते हैं। जब हम देखते हैं कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, छोटा बेबी है, वो पैदा हुआ है, उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम तो लिटरली होती है, किसी किसी को तो होती है ना, तो जिसको हम पीलिया बोल देते हैं। तो उसमें क्या लॉजिक क्या है कि जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब उसमें जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो येलोइश कलर का हो जाता है। तो चाहे बच्चे की एग्जांपल है चाहे ह्यूमन की है, तो बेसिकली जॉन्डिस के केस में क्या होता है कि जो ये पिगमेंट है इसकी अगर इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? जॉन्डिस बोल देते हैं। रिथ्रोपोइसिस क्या है? आरबीसीज प्रोडक्शन। देखो मैंने पीछे भी कहा है कि जो आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है उसको रिथ्रोपोइसिस बोल देते हैं। जो ऑर्गन्स होती है उसको हम रिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोल देते हैं। लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये कहाँ जैसे फिटल स्टेज में होती है। ठीक है। जब बेबी पैदा होता है तो फिटल स्टेज में होती है जब, ठीक है, छोटू बेबी होता है तो वो लीवर और स्प्लीन में वहाँ पे आरबीसीज बनते हैं। और जब मेच्योर हो जाता है मतलब बर्थ के बाद की बात है तो तब रेड बोन मैरो में बनती है। ठीक है। रिथ्रोपाइटिक फ्रॉम किडनी, ये भी हमने स्टडी कर लिया कि किडनी में एक पिगमेंट होता है, सॉरी एक हार्मोन होता है, पिगमेंट नहीं कह सकते, हार्मोन होता है। किडनी के फ्रॉम किडनी एक हार्मोन होता है जिसको हम रिथ्रोपोइटिन बोल देते हैं। वो रिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में रेड बोन मैरो को, और फर्दर रेड बोन मैरो जो होता है वो ब्लड बनाने में मदद करता है। ठीक है। आरबीसीज बनाने में मदद करता है। तो इसमें कौन कौन से विटामिन, ये देखो फॉलिक एसिड है, ठीक है, और B12 है, कैवलामीन जो भी है। ठीक है। तो ये B12 है और फॉलिक एसिड इसमें यूज़ होता है। क्लियर है। अब आगे देखो हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए एक आरबीसीज में 200 तो 280 जो मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 12 तो 16 जो ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। ठीक है। वहाँ पे जो HB काउंट होना चाहिए कितना होता है? जब हम गर्ल्स हम चेक कराते हैं तो अप्रॉक्स 10 और 12 के बीच में होता है। तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना HB काउंट होना चाहिए। ठीक है। तो HB का भी हमने क्लियर है। कौन कौन सा? देखो आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और चेन होती है ग्लोबिन। प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और कौन सा मेटल है? आयरन प्रेजेंट होता है, और जिसको हम फेरस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। कौन सी कंडीशन? फेरस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, Fe+2 कंडीशन में। और 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। और इसकी आप प्लीज़ स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर आप नेट से एक बार चेक कर लो। ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन कितनी कैरी करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में कम हो जाए तो उसको हम अनीमिया बोल देते हैं। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, उसके बीच में कितना होता है? 1.34 m पर ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली यार हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ेगा तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है। ये तो आपको क्लियर है। अभी पीछे हमने एक स्टडी किया था ना, अभी रेस्पिरेशन के चैप्टर में, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड मतलब जैसे ट्रांसफ़र होती है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने स्टडी किया था, वही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है। आगे देखो ये मैंने सभी द्वारा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। देख नॉर्मल पर्सन में कितना ब्लड होना चाहिए? 5 to 6 होना चाहिए।
और ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 80 to 100 होनी चाहिए mg/100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए, 50 to 120 होनी चाहिए। ब्लड काउंट कितना होना चाहिए, 4.5 to 5 मिलियन होना चाहिए, ठीक है, मिलियन है, मिलियन पर mm³ होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 RBCs कितने हैं, HB मॉलिक्यूल, ये सभी हमने अभी कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये वीडियो बनाई है, और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा WBCs का होगा, फिर आगे जो फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं लग पाता, मतलब कभी हम बाहर होते हैं या जो भी है, नोट्स तो मेरे घर पे ही होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं छोड़ दूँगी ये काम, नहीं, मैं आपको जितनी भी कोशिश, जितने भी मेरे पास नोट्स पड़े हैं, ठीक है, जो भी मेरे पास मटेरियल है वो आपको मैं टाइम टू टाइम सेंड करती जाऊँगी, ठीक है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक कुछ भी आपको पता करना है, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम +1 +2 को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से का मतलब अच्छे से, कुछ भी नहीं छोड़ना, एक लाइन भी नहीं छोड़नी NCERT की, तो ठीक है। MCQ मैं प्रोवाइड करती हूँ, करूँगी, ठीक है, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहना। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे, जितना आप मुझे अपने व्यूज़ दोगे, उतना ही मैं ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करना, और मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो लेके भी आऊँगी, और दूसरा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। और इस वीडियो का जो मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मोटिव है आपको रिवाइज़ करा देना। देखो, आप कोई तो टीच कर रहा होगा स्कूल में, ठीक है, कोई ट्यूशन्स कर रहा होगा इस टाइम, ठीक है, तो किसी ने अपना सिलेबस भी कवर कर लिया होगा, तो आपके लिए तो फटाफट रिवीजन है। तो ये जो मेरी वीडियो है आपके लिए रिवीजन के पर्पस पे अच्छी वीडियो है, और ये नोट्स भी बहुत अच्छे हैं लिटरली। तो बिलीव करना, आप मेरे पे विश्वास रखना। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करना, ज़्यादा तो ज़्यादा मुझे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ इसको आगे तो आगे शेयर भी करना। मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग मेरे साथ भी जुड़े, ठीक है। जिसको मास्टर कैडर की कोचिंग चाहिए, ठीक है, वो कोचिंग, देखो मैं सिंपल सी बात आपको आज बताना चाहती हूँ, प्लीज़ कोचिंग में कुछ नहीं रखा, जो रखा है बस आप में ही है, ठीक है। आपका वहम है कि मैं कोचिंग ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। सिर्फ सेल्फ स्टडी करो ओनली, ठीक है, सेल्फ स्टडी करो और MCQ की प्रैक्टिस करो। सब कुछ आपके पास है, यूट्यूब के चैनल, कितने मर्जी चैनल चक लो यार, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। BSc कितना पढ़ लोगे, कितना याद रह जाएगा आपको, कुछ नहीं रहता। तो प्लीज़ आप अपनी प्रैक्टिस रखो MCQ की, ठीक है, और मैं आपको टाइम टू टाइम MCQ दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बस मेरे साथ जुड़ के रहना। ओके, थैंक यू।